हाय फ्रेंड्स, मैं जसदीप सिंह आपका वेलकम करता हूं इस टेलीग्राम चैनल पर व यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको प्रतिदिन रीजनिंग वीडियो व करंट जीके और कंप्यूटर वीडियोस प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको आगे शेयर भी करना है ताकि ये वीडियो आगे भी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। इस वीडियो में मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया है। इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन तो आपको करंट जीके के प्लस 10 क्वेश्चंस आपको मैंने कंप्यूटर नॉलेज के एक क्विज के रूप में बनाकर डाला है विद पूरा का पूरा इसका बायोडाटा क्वेश्चंस का कि क्वेश्चन में है क्या। और वीडियो के अंत में या अलग से मैंने एक पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पर डालूंगा जो कि जीके का टेस्ट होगा। आपका करंट जीके है, उसके अंदर टेस्ट होगा 10 क्वेश्चनों का। आपको उन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। आपका मैंने अलग से डिस्कस ग्रुप भी बनाया है सभी स्टूडेंट्स का, तो आपने उसी ग्रुप में आपने अपने अपने कमेंट भी डालने हैं। आपको टेलीग्राम पर ही ये पीडीएफ मिलेगी, शाम तक ये मैं अपलोड कर दूंगा। तो हम अब वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी जीके एंड कंप्यूटर क्विज। यहाँ पर करंट जीके रहेगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। स्टार्ट करते हैं हम। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? या स्टूडेंट्स बताइए, आप अपने जवाब दीजिए। हाँ जी, इसका सही उत्तर है, हमने अभी हमारे वर्तमान के अंदर, अगर आप सभी को नॉलेज हो तो बहुत बड़ी महामारी चल रही है, कोरोना महामारी। तो कोरोना महामारी की जांच करने के लिए इस चीज़ का उपयोग किया गया था। इसका शॉर्ट नेम अगर मैं आपसे बात करता हूँ, शॉर्ट नेम इसका क्या है? यस, इसका शॉर्ट नेम जो है, रिवर्स से क्या बन जाएगा? आर। रिवर्स से क्या बन जाएगा? आर। ट्रांसक्रिप्शन से बन जाएगा टी। उसके बाद बीच में डैश लगा देते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पी सी आर, ये इसका नाम है जो आपको हर पेपर में मिल सकता है आने वाले आगे। आर टी पी सी आर, क्या नाम है इसका? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पेपर में इस क्वेश्चंस को दो तरीके से बना सकता है। पहला, हाल ही में सुर्खियों में रहा आर टी पी सी आर में पी का अर्थ क्या है? तो आपको पता है पी का अर्थ क्या है? पॉलीमरेज। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बदल सकता है। अब हमने जो बात करनी है वो किस चीज़ की बात करनी है वो देखते हैं हम। देखिए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कोरोना वायरस का परीक्षण करने के लिए, कोरोना वायरस की जांच करने के लिए। और आपको मैं बता दूं, ये जो आर टी पी सी आर है, ये बहुत महंगा था जब ये मार्केट में आया था। इसकी भी मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन दिया है पूरा, आपको वो भी देखिएगा आप। भारत में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आर टी पी सी आर टेस्ट का उपयोग सोर्स कोविड 2 वायरस या कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए किया जाता है। यह एक महंगी परीक्षण पद्धति है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी क्योंकि यह परीक्षण आयातित मशीनों का उपयोग करके किया जाता था। बहुत सी मशीनों का उपयोग इसमें होता था और नमूना लेने के बाद परिणाम प्रदान करने में 5 घंटे से भी क्या लगता था? अधिक समय लगता था। जब ये कोरोना हमारे आया ही था अभी, तो तब ये चीज़ें लागू हुई थी। हाल ही में तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक नैदानिक किट चित्रा जीन LAMP-N विकसित की है जो RT-LAMP तकनीक का उपयोग करती है। यह कम खर्चीला है और 2 घंटे से भी कम समय में क्या दे सकता है? परिणाम दे सकता है। तो मैं आपको रिपीट करता हूँ इसी लाइन को कि ये जो किट बनाई गई थी, ये कोरोना वायरस की सिर्फ और सिर्फ जांच करने के लिए बनाई गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। एक बार ब्लड का सैंपल लेने के बाद 5 घंटे लगते थे
तो टाइम लगता था, लेकिन इसको धीरे धीरे ऑपरेट किया गया और एक सस्ती भी बनाई गई, प्लस में 2 घंटों में उसका क्या जाता था, रिजल्ट आने लग गया। तो ये इसके ऊपर कारगर सिद्ध हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन, गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे के अनुसार विश्व का सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश कौन सा है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे के अनुसार विश्व का सबसे डिजिटल रूप से, डिजिटल तो आप समझते होंगे, मेक इन इंडिया हमारा डिजिटल है, डिजिटल वर्ड बना रहे हैं हम, डिजिटल रूप से कुशल देश कौन सा है जिसमें सबसे बड़ा और कुशल जेन जेड कार्यबल है? तो देखिए कौन है, भारत। सोचकर एक बार सुनकर अचंभा लगता है, भारत डिजिटल, यस ध्यान रखिएगा क्यों है। देखिए गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण के अनुसार भारत विश्व का सबसे डिजिटल कुशल देश बन गया है। भारत में सबसे बड़ा जेन जेड वर्कफोर्स है, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि भारत के अंदर बहुत से ऐसे वर्कर्स हैं जो हर टाइम काम में लगे रहते हैं, जो डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके नए कौशल सिखाने के लिए भी क्या है, इच्छुक होते हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 67% डिजिटल वर्क्स का मत है कि मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां कार्यस्थलों पर दक्षता बढ़ाती हैं। इस सर्वेक्षण में भारत के बाद ब्रिटेन और अमेरिका का स्थान है। तो आप देख लीजिए भारत फर्स्ट नंबर पर आ चुका है गार्टनर 2019 वर्क प्लेस के अनुसार, जिसमें बहुत से हमारी मज़दूरों, या हम बात कर लेते हैं बहुत से ऐसे मशीनरी जो हम उत्पादन कर रहे हैं, वो सारा इसी पे आता है। तो लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स आईसीजे, रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यस, इसका आंसर है जिनेवा। कहाँ है इसका आंसर, कहाँ है ये? जिनेवा में। अब इसके बारे में भी पता करते हैं हम, इसकी भी मैंने बनाई है। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स, रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ने हाल ही में भारत सरकार को प्रवासी श्रमिकों के न्यूनतम जीवन स्तर को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने का क्या दिया है, निर्देश दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि आपको पता है कोविड-19 लॉकडाउन से काफ़ी प्रभावित हुआ है। कौन? हमारा भारत देश बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे देश में बहुत, क्योंकि सोने की चिड़िया हम खुद हमारे भारत को कहते हैं, तो यहाँ पर बहुत से गरीब भी हैं और बहुत अमीर भी हैं, और हमारी संस्कृति यही कहती है जो अमीर है वो गरीबों की क्या करे, सेवा करे। तो वो हमारे आज के टाइम में बहुत से ऐसे अमीर थे जिन्होंने बहुत पैसा दिया और बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो भारत ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च से 14 अप्रैल तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन क्या कर दिया है, घोषित किया था। आपको सभी को नॉलेज होगी, 21 दिन का फर्स्ट लॉकडाउन, 21 दिन का सेकेंड लॉकडाउन 19 डेज का। बाद में इसे 3 मई तक क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, और ज़रूरी चीज़ों को 20 अप्रैल से यानी आज से ही इसको क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। बहुत सी ऐसी शॉप्स हैं जो खुल जाएंगी मार्केट के अंदर, जो बेरोज़गारी आई थी धीरे धीरे हमारी ग्रोथ रेट क्या होगी, बढ़ेगी। तो मैंने आपको यही बताया कि इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स का जो मुख्यालय था वो कहाँ है, जिनेवा में है, जो क्या करता है, जो भारत सरकार को प्रवासी श्रमिकों के न्यूनतम जीवन स्तर को सुनिश्चित करने के लिए क्या करता है, प्रभावी उपाय देता है कि आप ऐसे करो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन ने अपने यात्रियों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू किया, जो 10 मिनट में क्या देता है, परिणाम? आप खुद देखिए, अभी आपके सामने था, वो जो आरटीपीसीआर था वो पहले 5 घंटे में था, फिर उसके बाद उसको 2 घंटे पे लाया गया हमारी तिरुवनंतपुरम कमेटी ने, और उसके बाद अभी किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन ने अपने यात्रियों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू किया, जो केवल और केवल 10 मिनट में क्या देता है, परिणाम देता है? तो देखते हैं, यस, एमिरेट्स। कौन है ये? एमिरेट्स अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है, जिसे हम अमीरात बोलते हैं। तो देखिए, मध्य पूर्व क्षेत्र के सबसे बड़े एयर कैरियर एमिरेट्स
ने यात्रियों के लिए दुनिया का पहला 10 मिनट का कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू किया, जो दुबई से प्रस्थान कर रहे हैं। दुबई के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा साइट पर तेजी से क्या किया जाता है, रक्त परीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, अगर 5-5 घंटे लगाएंगे एक व्यक्ति को वहाँ रोकेंगे तो बहुत टाइम ख़राब होगा। इसलिए एमिरेट्स ने स्कीम बनाई कि 10 मिनट में इसका क्या हो, पता लगाया जा सके। तो रक्त परीक्षण के लिए सिर्फ ओनली ऑन ब्लड सैंपल ओनली, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, कोविड। देखिए, मैं हर एक क्वेश्चंस को कोविड के साथ इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि वर्तमान में कोविड ही चल रहा है, क्योंकि सब कुछ रुका हुआ है, कुछ नया हो नहीं रहा है, तो सब कुछ किस पे चल रहा है, कोविड पे चल रहा है। देखिए, कोविड-19 महामारी के बीच दिशा निर्देशों के संदर्भ में किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% है, आपको आगे किसी ना किसी एग्जाम में मिलेगा। किस सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है, किस अधिनियम के तहत? तो देखिएगा, वो अधिनियम कौन सा है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस के अंदर आपको 101% मिलेगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2020, क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही बात आएगी, वर्तमान में तो हुआ था कोविड, तो नया ही बनाया होगा नियम। तो नहीं, ये नियम पुराना है, क्योंकि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत थूकना दंडनीय क्या है, अपराध है, जिसके अंदर आपको शायद नॉलेज भी होगी, शायद 1 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो देखते हैं, गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध घोषित किया गया है। दिशा निर्देशों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको ध्यान होगा, आप कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना बाहर नहीं निकल सकता, चाहे लॉकडाउन लगा है चाहे लॉकडाउन नहीं लगा है। और मेरे हिसाब से ये आने वाले 1 साल 2 साल तक ये अनिवार्य रहेगा, और बाकी अपनी सेफ्टी है। आगे चलिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय अपराध बनाया गया है। आदेश का पालन न करने पर 1 साल तक कारावास की सज़ा भी हो सकती है। तो देख लीजिए, आपके सामने है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 6th क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वेबिनार श्रृंखला, पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वेबिनार श्रृंखला देखो अपना देश के प्रथम वेबिनार में किस शहर को कवर किया गया है? रिपीट कर रहा हूँ, देखो अपना देश श्रृंखला के प्रथम वेबिनार में किस शहर को कवर किया गया है? ये वेबिनार गलत लिखा है, मे बी पॉसिबल सेमिनार होना चाहिए। आगे नेक्स्ट, दिल्ली, किसको किया गया है? दिल्ली को शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। देखो अपना देश केंद्रीय, ये वेबिनार श्रृंखला ही होती है, सॉरी ये सेमिनार नहीं है, वेबिनार एक श्रृंखला है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश नाम से एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की। इस वेबिनार में देश के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी दी जाएगी, हर स्थल के बारे में बताया जाएगा। इस वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य विभिन्न भारतीय स्थलों के इतिहास और विविध संस्कृति को उजागर करना है। इस श्रृंखला का पहला वेबिनार दिल्ली शहर के बारे में था और इसे सिटी ऑफ सिटीज़ दिल्लीज पर्सनल डायरी शीर्षक दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान रखना। कौन सा? कि सिटी ऑफ सिटीज़, ये ध्यान रखिएगा, सिटीज़ ऑफ सिटीज़ के नाम से, सिटी ऑफ सिटीज़ के नाम से दिल्लीज पर्सनल डायरी शीर्षक दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वेबिनार श्रृंखला देखो अपना देश के प्रथम वेबिनार में किस शहर को कवर किया गया है? दिल्ली शहर को। ये धीरे धीरे सबको कवर करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम किसको किया गया है? दिल्ली को। और नाम क्या रखा है इसका? दिल्ली शहर के बारे में क्या है? सिटीज़ ऑफ सिटीज़ और दिल्लीज पर्सनल डायरी शीर्षक दिया गया है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने किस क्षेत्रीय समूह के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए कोविड-19 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने किस क्षेत्रीय समूह के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए कोविड-19 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है?
यस, कौन है? सार्क। आपको ध्यान होगा अभी पिछले दिनों हमारे नरेंद्र मोदी जी ने सार्क देशों की मीटिंग की थी। सार्क देश टोटल कितने हैं? 8 हैं। सबको नॉलेज है इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने सार्क देशों के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए कोविड-19 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम 17 अप्रैल 2020 से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेगा। सार्क नेताओं ने 15 मार्च को एक आभासी बैठक की थी, जहां भारत द्वारा एक विचार प्रस्तावित किया गया था जिसमें कोविड-19 के विरुद्ध सभी स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रयासों को प्रोत्साहित किया गया था। यानी डॉक्टर्स लगे हुए हैं, पुलिस हमारी लगी हुई है, पुलिस फोर्स है, हमारे फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी हैं, ऑल गवर्नमेंट स्टाफ है, बैंकिंग सेक्टर के हैं, सभी इसमें लगे हुए हैं। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया गया। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है? रिपीट कर रहा हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है जिसने हाल ही में 2020-21 में भारत के विकास दर के अनुमान को 1.9% तक कम कर दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान की बात ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सब जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पैसा सबको पता होगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी प्रमुख रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का नवीनतम संस्करण जारी किया है। इस रिपोर्ट में लॉकडाउन के बीच वित्त वर्ष 2020 एंड 21 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद, अब सबको पता होगा GDP, भारत के अंदर रहने वाली वस्तुएं, जो भारत का व्यक्ति है भारत के अंदर ही रहने वाली वस्तुएं, सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर को 1.9% तक क्या कर दिया है? कम कर दिया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर बढ़कर 7.4% हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और हर पेपर में इसके क्वेश्चन के आने के चांस हैं। चांस क्या है, किस क्वेश्चन के आने के हैं कि कितनी कम की, पहले तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, और सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि GDP वृद्धि दर बढ़कर कितनी होने का अनुमान था 2021-22 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, 7.4 का। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है एक, उसकी प्रमुख रिपोर्ट है, ध्यान रखना वो संस्था का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और NIC द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम का नाम क्या है? रिपीट कर रहा हूँ, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और NIC द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम का नाम क्या है? तो देखिएगा कौन है नाम, नाम है जी कोलाब कैट। नाम इसका बोलते हैं कोलाब कैड, ध्यान रखना, कोलाब कैड। इसके बारे में विस्तृत बात करते हैं हम। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC का फुल नेम क्या हुआ? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC ने संयुक्त रूप से कोलाब कैड, क्या नाम रखा है? कोलाब कैड नामक एक सहयोगी सॉफ्टवेयर प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली ने 2 आयामी प्रारूपण से 3 आयामी उत्पाद डिज़ाइन के लिए एक व्यापक इंजीनियर समाधान प्रदान किया है। इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य है अटल टिंकरिंग लैब्स ATL के छात्रों को 3D डिज़ाइन, मॉडल और प्रिंटिंग बनाने में क्या बनाना है? सक्षम बनाना है। आपने देखा होगा हमारी 3D एनिमेशंस की जितनी भी फिल्में आती हैं वो आपकी सारी एनिमेशंस के थ्रू बनती हैं। आपने देखा होगा कि ये जो जंगल बुक फिल्म बनी थी, मोगली जिसमें था, बहुत इम्पोर्टेंट एक पात्र था, एक एक्टर था, तो वो पूरी फिल्म एक बंद कमरे में बनी है, आपको नॉलेज हो तो, लेकिन उसको इस तरह दिखाया गया है कि वो पूरा का पूरा क्या बनता है, ऐसा लगता है जंगल में है हम, तो वो पूरा एनिमेशंस है। बहुत सी फिल्में आई हैं एनिमेशंस पर आधारित, आपको सभी को नॉलेज होगा, तो ये उस चीज़ पर आधारित है, तो इसलिए इसको कोलाब कैड के नाम से जाना जाता है, इस डिज़ाइन का नाम जो है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, हमारा आखिरी क्वेश्चन करंट जीके का आज का, एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन
नाम सुना होगा आपने, बहुत चर्चा में चल रहा है लॉकडाउन। देखो आपने सुना होगा बहुत से वर्ड्स ऐसे थे जो हमने अभी नहीं सीखे हैं। लॉकडाउन, सेकंड वन इज़ क्वारंटाइन, थर्ड वन इज़ कोरोना, बहुत नया वर्ड है। फोर्थ वन इज़, अगर आपको नॉलेज हो तो, आइसोलेट, आइसोलेशन, यस या नो। तो बहुत से वर्ड्स हैं जो हमारे लिए बहुत नए थे, लेकिन अब हमें हर चीज़ याद हो गई है, तो आगे के फ्यूचर में हमें दिक्कत नहीं आएगी इन चीज़ों से, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही बनेगा। अब ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन भारत के किस उद्योग निकाय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? तो बता सकते हो वैसे सभी जने आप, फिर भी देख लीजिए। CII किसके द्वारा जारी की गई है? CII। ये जो CII है ये भारतीय उद्योग परिसंघ है, इसका नाम भारतीय उद्योग परिसंघ। भारत का एक प्रमुख गैर सरकारी और गैर लाभकारी उद्योग संघ है। यानी कहने का मतलब यह भारत का एक प्रमुख गैर सरकारी और गैर लाभकारी, जो प्रॉफिट भी देता है, एक उद्योग संघ है। इसने हाल ही में एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन ACII स्ट्रेटजी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये एक स्ट्रेटजी रिपोर्ट होती है, जारी की है। इस रिपोर्ट में एसोसिएशन ने सुझाव दिया है, इसने खुद ने एक बताया कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ, कि प्रतिबंधों की समाप्ति की घोषणा करने से पहले सरकार को पर्याप्त नोटिस देना चाहिए। कि कुछ भी अगर वो सरकार प्रतिबंध लगाती है तो उससे जस्ट पहले एक पूरा का पूरा मॉड्यूल बनना चाहिए कि किस पर रोक है और किस पर रोक नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। इसने लॉकडाउन को क्रमवार उठाने की भी क्या की गई थी? सिफारिश की गई थी भी लॉकडाउन क्रमवार चलता जाए जब तक ये धीरे धीरे स्थिति सही नहीं आती। क्योंकि अगर आज एकदम से लॉकडाउन खोल भी दिया जाता है तब भी मे बी पॉसिबल घरों से लोग बाहर नहीं आएंगे जो डर रहे हैं। तो धीरे 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 सेवाएं शुरू की जाएं और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाया जाए। तो ये सब कुछ कौन बता रहा है? ये हमारा भारतीय उद्योग परिसंघ, इसने एक सुझाव दिया है। तो ये 10 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, आई होप कि नए हों आपके लिए, और इनको अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। इसकी PDF GK की और कंप्यूटर दोनों की PDF शाम को आपके ही टेलीग्राम लिंक पर आ जाएगी। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, और विद आंसर की भी होगी उसके अंदर। जो मैं बता रहा हूँ वो टोटल सिस्टम होगा उसके अंदर जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। हालांकि आप सभी को पता है कि मैं कोई GK का टीचर नहीं हूँ, ना मैं कंप्यूटर का टीचर हूँ। सिर्फ आपके लिए टाइम दिया मैंने, और मैंने क्वेश्चंस तैयार किए हैं। और रीजनिंग का जो नया वीडियो है वो कल सुबह अपलोड हो जाएगा। हमारा आगे का पार्ट डाटा सफिशिएंसी का, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों सीखे थे। फर्स्ट पार्ट था हमारा पोजीशन एंड ग्रुप, कक्षा में स्थान, और सेकंड जो था वो था बड़ा और छोटा, जिसे हम कहते हैं लाइक इक्विलिटी इनक्विलिटी। हालांकि टॉपिक अलग है लेकिन यहाँ अलग तरीके से आया था। उसके क्वेश्चंस थे, उसके क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएगा वीडियो के थ्रू, और आगे के 2 स्टेप हम कल सीखेंगे। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है आज का। नेक्स्ट वीडियो जो है वो है आपका कंप्यूटर क्वेश्चंस। अब हम कंप्यूटर क्वेश्चंस की बात करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए कंप्यूटर क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चंस, यस, इंटरनेट के पते में, आप सभी को ध्यान होगा इंटरनेट तो सब चलाते हैं, और मे भी पॉसिबल बहुत चलाया होगा आपने इस कोविड-19 के थ्रू जो लॉकडाउन हुआ है। इंटरनेट के पते में पद, यानी कि एक टर्म्स है, इस पद का नाम है टर्म्स HTTP। HTTP देखिएगा, एक पद का नाम बोला इसने, एक टर्म्स का नाम बोला है HTTP। सबको पता होगा मे बी पॉसिबल HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। और आपको ध्यान होगा हमारे हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि क्या पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म से संबंधित होते हैं, कंप्यूटर की खासकर, GK में भी आती है। इंटरनेट के पते में पद यानी टर्म्स HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो आप सब बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो आप सभी को पता है नहीं है। हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, आप सभी को पता है नहीं है। हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नहीं है, आपको सबको पता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सबको नॉलेज होगी मेरे हिसाब से। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये इंटरनेट के पते को बताता है। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी आप साइट शुरू करते होगे तो जैसे ही आप गूगल क्रोम पे क्लिक करते हो, उसके अंदर कुछ लिखने के लिए करते हो, तो उसके जस्ट शुरुआत में ही
HTTP लिखा होता है और उसके बाद स्लैश लगा होता है। तो आप सभी को नॉलेज होगी इस चीज़ की, इस तरह से लिखा होता है। मैं बना के दिखा देता हूँ। ये गूगल का एड्रेस बार आ गया। यहाँ पर आपने लिखना, जैसे शुरू करोगे क्लिक का बटन दबाओगे तो इसके शुरुआत में यहाँ HTTP और यहाँ पर इस तरह स्लैश फिर आगे लिखा जाता है। तो ये चीज़ होती है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस पे, देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, EDP क्या है? फिर से फुल फॉर्म आ चुकी है इसके अंदर। EDP क्या है तो बता सकते हैं आप EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, यानी डेटा को, ये इंग्लिश का वर्ड है डेटा, वैसे डाटा बोलते हैं इसको, डाटा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, और फोर्थ वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो क्या आएगा इसका? EDP, नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो क्या उत्तर आ जाएगा इसका? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो सेकंड वन इज़ EDP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। विंडोज़ 10, आप सभी को ध्यान होगा हम अभी अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे थे, लेकिन विंडो 10 भी बहुत टाइम से आ चुकी है। तो विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? विंडो 10 समझते होगे आप, कंप्यूटर की एक विंडो है जिससे पूरा का पूरा कंप्यूटर ऑपरेट होता है। आपका माई कंप्यूटर वगैरह सब उस विंडो के थ्रू ही चलते हैं, और हर प्रकार की चीज़ आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इनसे चलती है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सभी को नॉलेज भी होगी। तो विंडोज़ 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो बताइए फटाफट। तो विंडोज़ 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर आएगा जी 2015, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, और वर्तमान में अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कोर्टाना। ये क्वार्टाइन नहीं है, मैं फिर बता दूं, कई बच्चों के माइंड में होगा कि कोविड से जोड़ा गया, नहीं। कोर्टाना, एक कोर्टाना का नाम एक चरित्र के नाम पर रखा गया है। कोर्टाना का नाम एक चरित्र के नाम पर रखा गया है जो निम्न वीडियो गेम श्रृंखला में है। इनमें से किसी एक वीडियो गेम श्रृंखला में इसका नाम रखा गया है, तो बताइए वो कौन है कोर्टाना? तो यस, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखें, RKCL में। यस, इसका उत्तर क्या आएगा? हलो, HALO, हलो। एक गेम है, वीडियो गेम की श्रृंखला है, उस श्रृंखला के अंदर एक पात्र है, एक चरित्र है, एक व्यक्ति है, कुछ भी है, उसका नाम क्या रखा गया है? कोर्टाना। तो ये इसलिए जोड़ा मैंने इस क्वेश्चन को कंप्यूटर में जोड़ा क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित था। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम से पता लग गया। अभी मैं बताया विंडोज़ 10 आई थी, विंडो 93 भी थी, उसके बाद विंडो 7 भी आई थी, 64 बिट, 32, ये सब। हालांकि ध्यान रखिएगा, मैं कंप्यूटर पूरा नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ कंप्यूटर के शब्दावली करवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा ओनली। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? तो आप सबको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेट करता है, नियंत्रित करता है अपने कंप्यूटर की हर चीज़ों को। तो देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में नहीं बदलता है, ध्यान रखना, क्योंकि लैंग्वेज अलग चीज़ है, ये कंपाइलर वगैरह वहाँ आती है, कंपाइल। प्रोग्राम्स का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। तो नेचुरल सी बात है, ऑपरेट का मतलब ही क्या होता है? ऑपरेट करना, यानी उसको दिशा निर्देश देना, तो कंट्रोल ही करेगा ना। तो सेकंड इसका सही आंसर है। थर्ड पढ़ लेते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिस तरह ऑपरेट करती है। नो, बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को ध्यान होगा, फ्लॉपी डिस्क हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? बिल्कुल सही जवाब, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद सेकंड चीज़ पे आते हैं, एक कंप्यूटर ऑपरेटर। फ्लॉपी डिस्क आप सभी को पता है, मैंने बोला जैसे इनपुट डिवाइस भी है, प्लस में अगर हम इसको बात करते हैं तो ये एक सेकेंडरी मेमोरी का भी पार्ट है, हमारी का मेमोरी का एक पार्ट है, क्योंकि इसमें मेमोरी रखते हैं हम, तो मेमोरी का भी पार्ट है, जो कि हमें मैग्नेटिक स्टोरेज के नाम से, और आपको सबको नॉलेज भी होगी, मैग्नेटिक जो स्टोरेज थी हमारी बहुत पुरानी टाइम से चलती आ रही है, लाइक पंच कार्ड, आपको सबको नॉलेज होगी, जो पुराने टाइम में चलता था। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, विंडोज़ प्लस एल। विंडोज़ प्लस एल, आप अपने कंप्यूटर पर जाकर जब विंडो के साथ एल बटन को क्लिक कर दोगे, तो विंडोज़ के साथ एल बटन क्लिक करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए? यस, यस, बिल्कुल सही, डेस्कटॉप लॉक करने के लिए। डेस्कटॉप क्या करने के लिए? लॉक करने के लिए। जैसे ही आप विंडोज़ के साथ एल बटन दबा दोगे ना, डायरेक्ट आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आपका जो
जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वो पूरा लॉक हो जाएगा और डायरेक्ट आपकी स्क्रीन कौन सी आ जाएगी, वही स्क्रीन आ जाएगी जहाँ आप पासवर्ड लगाते हो, या पासवर्ड जिसके नहीं लगा होता तो रिपीट शुरू हो जाएगा। यानी डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए क्या आता है, विंडोज़ प्लस एल का। ये भी RKCL में ही क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हाँ जी, देखिए माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज देना चाहूँ मैं इस टॉपिक, तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर को छोड़कर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पहली जो पीढ़ी थी आपकी, यानी जो फर्स्ट जनरेशन थी, आप सभी को नॉलेज होगी कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपने किसका यूज़ किया था फर्स्ट जनरेशन में, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था। अगर आपको नॉलेज हो तो वैक्यूम ट्यूब 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी उस टाइम, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, इसी कारण काम करने में सक्षम नहीं था और बहुत ज़्यादा भी क्या था, महंगा था। फिर वैक्यूम ट्यूब के बाद कौन आया, हमारा ट्रांजिस्टर, वो था हमारा सेकंड पीढ़ी के अंदर। फिर उसके बाद आई थर्ड पीढ़ी, और थर्ड पीढ़ी की जनरेशन में आते आते हम किस पर पहुंच गए थे, आईसी पर पहुंच गए थे, इंटीग्रेटेड चिप पर पहुंच गए थे, जो कि थर्ड में था। और आपको बता दूं मैं, अगला एक क्वेश्चन भी इसी के अंदर आ चुका है, इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार विकास किसने किया था। तो आपको बता देता हूँ कि इंटीग्रेटेड चिप का जो आविष्कार था वो सन 1950 यानी 1950 में जैक किल्बी, नाम से लिखा हुआ है JS किल्बी, देखिए ये रहा, जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई, ये यहाँ पे नायक लिखा है इसलिए इसको गलत माना गया, हालांकि इसका आंसर C और D दोनों ही होगा, लेकिन नायक लिखा है इसलिए हम गलत कर लेते हैं। तो JS किल्बी और रॉबर्ट नोई लिख लीजिएगा आप बाद में अगर लिखना चाहो तो, रॉबर्ट नोई, रॉबर्ट नोई ने किया था किसका, इंटीग्रेटेड चिप का, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया, सेकंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर आया, थर्ड जनरेशन में हमारी इंटीग्रेटेड चिप आई, और उसके बाद फोर्थ जनरेशन पर जाकर हमारा क्या आया, माइक्रो प्रोसेसर, जिसे हम बोलते हैं VLSI, ये हम जिसे बोल सकते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसके अंदर इस जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया था, उपयोग किया था, और इसी जनरेशन में हमने कीबोर्ड और माउस का भी क्या किया था, उपयोग किया था, ये ध्यान रखिएगा। और कईयों के मन में एक बात होती है, सर इसकी पीढ़ियाँ पूछ लेता है कि कितने से कितने सन के बीच में। तो देखो इसके अंदर हमेशा NCERT की बुक से ही पढ़िएगा आप, NCERT की बुक ही सही मानी जाती है, और आज तक कभी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आया कि कितने साल का अंतर है पहली पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में, कभी नहीं पूछा। क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि किसका आविष्कार हुआ था इस पीढ़ी में, तो किस चीज़ का हुआ था। एक आपके लिए थोड़ा सा मैं और बता दूं, हमने फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब पढ़ा था, आपको शायद ध्यान हो तो फर्स्ट पीढ़ी में जो हमने वैक्यूम ट्यूब पढ़ा था, उस वैक्यूम ट्यूब का भी आविष्कार किसने किया था, जॉन एम्बोर्स फ्लेमिंग ने। किसने किया था, जॉन एम्बोर्स फ्लेमिंग, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, इसमें नहीं लिखा हुआ मैंने, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने, ध्यान रखिएगा। सेकंड चीज़, ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो किया था वो किया था विलियम शोकले। किसने किया था, विलियम शोकले एंड जॉन बार्दिन। किसने किया था, विलियम शोकले एंड जॉन बार्दिन। थर्ड नंबर, आईसी की तो मैं बता ही चुका हूँ, जैक किल्बी और कौन, रॉबर्ट नोई। फोर्थ की अगर बात करते हैं तो फोर्थ के अंदर तो हम इंटीग्रेटेड चिप को ही आगे आगे क्या कर रहे थे, हम चेंज करते जा रहे थे, इसलिए रॉबर्ट नोई और JS किल्बी ही रहेगा। बस फ़र्क ये था कि उसको हमने माइक्रो प्रोसेसर में बदल दिया था। और उसके बाद में फाइनल हम बात करते हैं तो फिफ्थ जनरेशन हमारी आधुनिक जनरेशन थी, जिसके अंदर हम किस पे पहुंच गए थे, ULSIC पर, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप पर पहुंच गए थे। ये आप सभी को नॉलेज नहीं थी तो बता दिया, अगर थी भी तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, एक और चीज़ अगर आपसे पूछ लेता है, जैसे गलती कहाँ होती है, आपसे पूछता है कंप्यूटर के जनक कौन है, तो फटाफट हमारा आंसर आता है कौन, यस, चार्ल्स बेबेज, बिल्कुल सही जवाब है। कंप्यूटर के जनक कौन थे, चार्ल्स बेबेज, यानी कंप्यूटर के पिता कौन थे, चार्ल्स बेबेज थे, हम ये कहते हैं। लेकिन वहाँ पर पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है ना कंपटीशन एग्जाम में, वो ये आया हुआ है, कंप्यूटर के स्वामी कौन है, कंप्यूटर के स्वामी कौन है, यानी ओनर ऑफ कंप्यूटर। तो बच्चे वहाँ भी क्लिक किस पे करके आते हैं, चार्ल्स बेबेज पे। दिस इज रॉन्ग आंसर हो चुका है आपका। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, ओनर ऑफ कंप्यूटर जो है वो बिल गेट्स हैं। कौन है, बिल गेट्स। और अगर फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा तो कौन आएगा, चार्ल्स बेबेज। कौन आएगा, चार्ल्स बेबेज। और उसके बाद
अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थी, तो फर्स्ट प्रोग्रामर किसको माना जाएगा? एडा अगेस्टा। किसको बोला जाएगा? एडा अगेस्टा। यस। अच्छा, इसकी भी छोटी सी एक स्टोरी है, मैं थोड़ा फास्ट लूँगा इस स्टोरी को, टाइम पर ज़्यादा हो जाएगा। एडा अगस्टा कहाँ मिली थी, आपको ध्यान हो तो, चार्ल्स बैबेज को। मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ आपको कि एडा अगस्टा कहाँ मिली थी चार्ल्स बैबेज को। आपको सभी को ना ध्यान होगा कि चार्ल्स बैबेज ने सबसे पहले एक एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, जो बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ भी, नहीं भी, दोनों बातें थी। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि जब उसका ये आविष्कार थोड़ा ठप सा होने लगा, प्रसिद्ध हुआ बाद में हुआ लेकिन पहले नहीं था, तो ये चार्ल्स बेबेज क्या था कि ये चला गया, बाहर की तरफ चला गया, दूर चला गया, कहीं अमेरिका साइड या कहीं मर्जी मान लीजिए आप, चला गया। अब हुआ क्या, उसको वहाँ पर अप्रत्याशित रूप से, इनडायरेक्टली रूप से उसको कौन मिली? चार्ल्स बेबेज की मुलाकात किससे हुई? एडा अगेस्टा से हुई। अब एडा अगेस्टा कौन थी? एक कवि थी, लॉर्ड बायरन की पुत्री थी। लॉर्ड बायरन की क्या थी? पुत्री थी। अब कवि यहाँ पे ध्यान रखना लॉर्ड बायरन है, कवि एडा अगेस्टा नहीं है, ध्यान रखना। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि जैसे ही उनकी मुलाकात हुई तो हमारे जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने बातें रखी उनके सामने कि मैं एक ऐसा आविष्कार चाहता हूँ जिसके अंदर मुझे इन इन चीज़ों की ज़रूरत है लेकिन मैं यूज़ नहीं कर पा रहा। तो एडा अगस्ता ने सब कुछ सुना, उनकी बातों पर गौर किया, और एडा अगस्ता ने क्या किया? चार्ल्स बेबेज के जो एनालिटिकल इंजन थी, उसकी जो गणना करते निर्देश देते थे वो, उसको विकसित करने में क्या की? मदद की। जो टाइम 10 मिनट में हो रहा था वो 10 सेकंड में होने लग गया। किसकी सहायता से? एक सॉफ्टवेयर की सहायता से। किसकी सहायता से? सॉफ्टवेयर की सहायता से। इसलिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि फर्स्ट प्रोग्रामर जो है ना, वो कौन थी? एडा अगस्टा ही थी। फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थी? एडा अगस्टा। और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस अगर पूछ ले आपसे कि कंप्यूटर साइंस के पिता कौन थे, वो कंप्यूटर के जनक थे या कंप्यूटर के पिता, तो बिल गेट्स माने जाएंगे, सॉरी चार्ल्स बेबेज माने जाएंगे कंप्यूटर के जो पिता है, जनक हैं। और कंप्यूटर के स्वामी किसको माना जाएगा? बिल गेट्स को माना जाएगा। लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसको माना जाएगा? तो वो कौन है? एलन टर्निंग। कौन है? एलन टर्निंग। तो ये कुछ बातें थी जो इस पीढ़ियों से संबंधी थी, मैंने 7th और 8th क्वेश्चन के बारे में बता दिया आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट देखिए 9th और 10 नंबर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, यस देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कंप्यूटर का, अगला है भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो प्रथम बार जो प्रयोग किया गया था आप सभी को नॉलेज होगी, कहाँ किया गया था? यस, कहाँ किया गया था? प्रधान डाकघर बेंगलुरु के अंदर। कहाँ किया गया था? प्रधान डाकघर बेंगलुरु के अंदर इसका प्रयोग किया गया था। भारत में कंप्यूटर का पहली बार जो प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी 10th नंबर क्वेश्चन। अक्टूबर 2003, अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया था? अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया था? आप सभी को पता होगा एंड्रॉयड कौन है। एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे फ़ोनों में पाया जाता है। और आपको ध्यान होगा अगर हम बात करते हैं सर एप्पल में क्या है, तो एप्पल में खुद का एक सॉफ्टवेयर है, कौन? iOS। iOS। तो हम बात कर रहे हैं एंड्रॉयड की। तो अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया था? तो बता दीजिए फटाफट। यस, बिल्कुल सही है, एंड्रॉयड INC। एंड्रॉयड INC नाम से पता लग रहा है। तो अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया था? एंड्रॉयड INC। तो आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या इसमें मुझे और एक्स्ट्रा चीज़ डालनी है वो भी मुझे आप बताइए। क्या चीज़ होनी चाहिए वो भी मुझे आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप बताइए वैसे वैसे ही मुझे उसमें डालना पड़ेगा। तो फीडबैक आपका बहुत ज़रूरी है, बिना फीडबैक के मैं भी आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, क्योंकि जितनी मेरे पास नॉलेज है, जितना मेरे पास ज्ञान है वो मैं आपको दे सकता हूँ। क्योंकि सर्वगुण संपन्न मैं भी नहीं हूँ, ये आपको सबको ही पता है। सब अपनी जगह पर सब सही हैं। तो थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी कल मॉर्निंग इन द मॉर्निंग 11 o'clock आपके पास पहुंच जाएगी, जिसमें आपको मैंने बताया था रीजनिंग की नेक्स्ट जो स्टेप हैं हमारे डाटा सफिशिएंसी के वो आएंगे। थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत। और एक लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि मैंने एक पीडीएफ आपको दोनों चीज़ों की, कंप्यूटर की और जीके की, आपको पीडीएफ मैं वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम लिंक पर। आप यही चीज़ें वहाँ पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, कुछ बातें बताई हैं उनको आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। और लास्ट वन इसके अंदर अगर बात करते हैं तो मैंने 10 क्वेश्चनों का एक सेट दिया आपको जीके का, जो आप ढूंढ के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस वो क्वेश्चन 10 याद होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।